दिल की तरह तुम आप बहुत बार देखते होंगे सड़क के किनारे कुछ लोगों को जो बना रहे होते हैं लोहे के बर्तन और घरेलू इस्तेमाल वाले औजार। आपने ये भी देखा होगा कि इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, कहीं भी पूरे परिवार के साथ सड़क किनारे अस्थायी तौर पर बस जाते हैं, फिर कुछ समय बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। भारत में इन्हें गडोलिया लुहार, घुमंतु लुहार, गाड़िया लुहार, बंजारे जैसे नामों से जाना जाता है। किंतु आपको सुनकर कैसा लगेगा कि भारत ही नहीं, ये लोग यूरोप तक फैले हैं, जिन्हें आज यूरोप के बंजारे या रोमानी या फिर जिप्सी कहा जाता है। इस वीडियो में दिख रहे ये बच्चे आपको यूरोपियन बच्चे लगेंगे, ये दिख रही महिला आपको यूरोपियन लगेगी, लेकिन असल में ये रोमानी लोग हैं। सदियों से यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में रहते हैं। इनकी भाषा को रोमानी भाषा कहा जाता है। कमाल ये है कि रोमानी कोई एक भाषा ना होकर कई भाषाओं और बोलियों का मिश्रण है। ये सभी भाषाएं ऐसी है जिनका मूल संस्कृत है, यानी ये संस्कृत बोलने वाले यूरोप के बंजारे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। इतिहास बनता है, बिगड़ता है, दावे और खोज की जाती है, फिर उसे अपने अपने तरीकों से पेश किया जाता है। इसी तरह इन रोमानी बंजारों को आज भारत से यूरोप पहुंचे हुए लोग कहा जा रहा है। न केवल कहा जाता है बल्कि वहाँ इन्हें अछूत भी समझा जाता है। लेकिन क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ईसाईयत खड़ी की जा रही थी तब इनका इतिहास समाप्त किया जा रहा था? किस्से को समझिए। करंट बायोलॉजी नाम की एक पत्रिका में एक शोध पत्र छपता है जिसमें दावा किया गया कि रोमानिया समुदाय की जड़ें भारत से हैं, जिसकी शुरुआत 1000 साल पहले हुई थी। यानी ये लोग आज से 1000-1500 साल पहले भारत से गए थे। दूसरा दावा ये भी है कि 8वीं सदी की शुरुआत में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु घाटी को पार करके पश्चिमी भारत के सिंध और पंजाब के इलाके पर आक्रमण किया था, तो इन हमलों के कारण सिंध और पंजाब के क्षेत्र में बड़ी तबाही हुई और बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान के साथ लोगों का विस्थापन भी हुआ। तब ये रोमानी लोग यूरोप में पलायन कर गए। तीसरा दावा ये भी है कि गजनवी गोरी के हमलों से राजस्थान और सिंध से जो लोग यूरोप पहुँचे वो ही रोमानी है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि रोमानी लोग मुख्य रूप से शिल्पकार और कलाकार लोग थे, जो लोहार, बढ़ई, चमड़े का काम, खासकर घोड़ों की देखभाल करने और भविष्य बताने जैसे काम करते थे। साथ ही ये लोग नृत्य, संगीत, चित्रकला, कपड़ा बुनाई, रंगाई जैसी कलाओं में भी निपुण थे। ऐसे में इनके कौशल काफ़ी कीमती थे। भारत के सभी इलाकों में इस तरह के काम करने वाले लोग मौजूद थे, तो पूरब या दक्षिण जाने पर उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, तो रोमानी लोगों ने पश्चिम की ओर बढ़ चले। आरंभ में रोमानी समुदाय को यूरोप में लंबे समय तक एक बिल्कुल अलग दिखने वाला रहस्यमयी समुदाय की तरह देखा जाता रहा। ये इतिहास कहता है कि मध्यकालीन यूरोप में इनके मूल स्थान को लेकर कहा गया कि ये इजिप्ट, मिस्र के मूल निवासी है, इसीलिए इन्हें जिप्सी कहा जाने लगा। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के दौरान जब रोमानी लोगों की भाषा के आधार पर शोध हुए तो पता लगा कि इनका मूल पश्चिम मध्य भारत यानी राजस्थान है। बाद में 20वीं सदी में डीएनए और आनुवांशिक शोध से इनकी पुष्टि भी की गई, लेकिन मामला भी बाकी था। सवाल बना, आखिर ये लोग कैसे वहाँ पहुँचे? इसका उत्तर मिला आरंभ में जब फारस यानी ईरान और भारत के काफ़ी भूभाग पर इस्लामिक लुटेरों का कब्जा हो गया था, तो गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि लूट और जजिया आरंभिक इस्लाम की कमाई के दो ही स्रोत थे। 8वीं सदी के मध्य में उमाय्यद साम्राज्य में केवल 8 से 10% जनता ही इस्लाम में ज़बरदस्ती लाई गई थी, बाकी जनता को जजिया टैक्स देना पड़ता था। साथ ही 750 ईस्वी में फारस के अब्बासिद विद्रोह के कारण उमाय्यद साम्राज्य का पतन हो गया था। हालात और ख़राब हुए और रोमानी और सिंथी लोग पश्चिम एशिया के आर्मेनिया की ओर बढ़ चले। ठीक है, मान लिया ऐसा हो सकता है, किंतु सवाल बना फिर रोमानी कहो या सिंथी यूरोप में कैसे फैले? जब शोधकर्ताओं ने इनकी भाषा की जांच की तो उसमें फारसी शब्द ना के बराबर थे, मगर आर्मेनिया की भाषा के कुछ शब्द थे, बाकी इनकी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती थी। तब कहा गया कि आर्मेनिया में उस समय बैजेंटाइन साम्राज्य का शासन था, जो ईसाई धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने इन लोगों को शरण दी थी, लेकिन इन लोगों को अथीगानी यानी अछूत कहा गया।
हालांकि इनकी कला और कौशल को तो स्थानीय लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन इनके अनदेखे धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं वहां के ऑर्थोडॉक्स चर्च को रास नहीं आई। इस कारण यहाँ भी इन लोगों का उत्पीड़न किया जाने लगा। लगभग 200 साल यहाँ रहने के बाद 10वीं शताब्दी में फिर से रोमानी लोगों ने पलायन किया और सीमांत यूरोप के बाल्कन, रूस, युगोस्लाविया और यूक्रेन वाला इलाका, ग्रीस, प्रायद्वीपीय इलाकों तक जा पहुंचे। 14वीं सदी के मध्य तक ये लोग यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन में भी बस चुके थे। तो ये थी रोमानी लोगों की यूरोप तक पहुंचने की कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ इनके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। और रोमानी लोग दिखने में तो अलग थे ही, साथ ही इनके रहन सहन के तरीके, वेशभूषा, धर्म और रीति रिवाज भी यूरोप के समुदाय से अलग थे। परंपरागत रूप से खाना बदोश जीवन शैली के कारण रोमानी लोगों को अक्सर शक की नज़र से देखा जाने लगा। इनके साथ भेदभाव बहुत आम था। यूरोप में रोमानी लोगों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। गुलामों के रूप में इनकी खरीद फरोख्त एक आम बात थी। 1385 का एक दस्तावेज आज भी मौजूद है जो पूर्वी यूरोप के बालेखिया, वर्तमान में जिसे बुल्गारिया कहा जाता है, वहाँ के एक ईसाई मठ को 40 रोमानिया परिवार गुलाम के रूप में उपहार देने की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलियन जर्मन साम्राज्य की रानी मारिया टेरेसा के शासनकाल 1740 से 1700 ईस्वी तक में रोमानी समुदाय के बच्चों को गैर रोमानी परिवारों को दे दिया जाता था। 17वीं और 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलियन जर्मन साम्राज्य में आने वाले स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड के कई इलाकों में जिप्सी हंटिंग का प्रचलन था, यानी इन लोगों को जहां पाओ वहीं मारो। 1725 ईस्वी में वहाँ के राजा फेडरिक विलियम प्रथम ने 18 साल से ऊपर के सभी रोमानिया लोगों को फांसी पर लटकाने का फरमान सुना दिया। और तो और किसी रोमानी का सर काट कर लाने वाले को राजा द्वारा इनाम भी दिया जाता था। इस तरह यूरोप में रोमानी लोगों को पूरी तरह समाप्त कर देने के प्रयास लगातार होते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, रोमानी लोगों की लोहे के औजार बनाने की कुशलता ने यूरोपियन लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी। रोमानी लोगों की कुशलता से स्थानीय यूरोपियन लोग आर्थिक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। इस वजह से उनके बारे में कई अफवाहें फैलाई गई। कहा गया कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के लिए जिन कीलों का इस्तेमाल किया गया था वो रोमानी लुहारों द्वारा ही बनाई गई थी। इस तरह उन्हें भी ईसाई धर्म के दुश्मनों की तरह दिखाने का प्रयास किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल यहूदी ही नहीं, जिन्हें हिटलर ने जड़ से मिटा देना चाहता था, उनकी लिस्ट में रोमानी या जिप्सी लोगों की भी यहूदियों जितनी ही प्राथमिकता दी गई थी। एक अनुमान के अनुसार नाजी जर्मनी में मौतों के कैंपों में लगभग 5 से 8 लाख रोमानी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसका सबसे बड़ा असर रोमानी समुदाय पर पड़ा। आज यूरोप में इनकी संख्या घटकर केवल 2 या 2.5 लाख बची है। मध्यकालीन यूरोप में रोमानी लोगों के धर्म के दुश्मन के रूप में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में इनकी खाना बदोश जीवन शैली को प्रगति के दुश्मन की तरह देखा गया। अब इतना सब कुछ सुनकर लगता है कि रोमानी समुदाय भारत से यूरोप गया और उत्पीड़न का शिकार हुआ, लेकिन अभी इसमें कुछ सवाल बाकी है और सवाल को उदाहरण से समझते हैं। आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों की है। हजारों साल से ये लोग वहाँ रहते आए हैं, किंतु 18वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशीकरण का इन समुदायों पर गंभीर और स्थायी प्रभाव पड़ा। यूरोप से गए लोगों ने वहाँ कॉलोनियाँ बनाई, इन्हें अपना गुलाम बनाया। आज इनकी संख्या केवल 3 या 4% वहाँ पर बची है। आगे आने वाले समय में कोई शोधकर्ताओं का पत्र आएगा जिसमें कहा जाएगा कि ये लोग अफ्रीका से पेड़ काटकर उन पर बैठकर समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, यहाँ आकर जंगलों में बस गए और फिर किसी DNA रिपोर्ट में दावा कर दिया जाएगा कि ये लोग मूल रूप से अफ्रीकी है, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं। ये उदाहरण देने का कारण सिर्फ इतना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरोप के मूल निवासियों को आज रोमानी बना दिया हो। सोचिए, चलिए ईसाइयत से पहले के यूरोप में छान मारिए वहाँ का इतिहास और निकल कर आता है कि ईसाइयत से पहले सेल्टिक मत पैगन समुदाय के लोग पूरे यूरोप में फैले थे। ये लोग लोहे के औजारों और हथियारों का प्रयोग किया करते थे। इनमें कुछ कुशल किसान थे, कलाकार थे, अच्छे व्यापारी थे, योद्धा से लेकर पुरोहित तक सब थे। आयरलैंड से लेकर जर्मनी तक इनकी मातृभूमि थी। स्वास्तिक इनका शुभ चिन्ह था, जैसे आज भी हिंदुओं का है। इसे समझने के लिए लंदन में रहने वाले सुभाष काक का एक आर्टिकल द रिलीजन ऑफ द ड्यूड्स काफ़ी है। सुभाष काक ने अपने शोध के बाद लिखा था कि सेल्टिक समाज और भारत के बीच गहरे संबंध है। प्राचीन सेल्टिक समाज के लिए दानु देवी माँ थी और वहाँ हिंदुओं के ग्रंथ दक्ष प्रजापति की बेटी है। दानु को अभी भी यूरोप की कई महान नदियाँ जैसे डेनुवियस ग्रेट,
दानु यानी रोन के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा प्राचीन सेल्टिक ज्योतिषियों ने 27 चंद्र हवेली पर आधारित एक समान प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसे वैदिक संस्कृत में नक्षत्र कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यूरोप के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक पीटर बेरेसफोर्ड एलिस ने लिखा है कि कैसे आधुनिक शोध ने प्राचीन सेल्ट और वैदिक संस्कृति के बीच अद्भुत समानताएं प्रकट की है। सेल्ट की पुरोहित जाति ड्यूड्रस आज वैदिक संस्कृति के पुरोहित एक ही है। इसके अलावा संस्कृत मैगजीन ने भी इसे द सेल्टिक वैदिक कनेक्शन के नाम से पब्लिश किया है। ये शोध भी इस कारण बता रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि रोमानी लोगों पर वहाँ के चर्च अत्याचार करते रहे, फिर वहाँ के राजा, यहाँ तक कि हिटलर ने भी उन पर अत्याचार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमानी ही वहाँ के मूल निवासी थे और उनका कल्चर वैदिक था, जिसे पहले पोप ने खूब मिटाया, फिर वहाँ के राजाओं ने, महाराजाओं ने, और आज उन्हें वहाँ की खाना बदोश जनजाति बनाकर, अछूत बनाकर, भारतीय मूल के बोलकर एक डीएनए रिपोर्ट दे दी कि उनकी भाषा संस्कृत से मिलती है। क्या यही कारण रहा कि तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के उदय के समय रोमानी लोगों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया गया और ईसाइयत आने के बाद उनकी सभ्यता मिटा दी गई? सोचिए, आखिर किसी ने 5 लाख रोमानी लोगों को क्यों मारा होगा? किसी ने 2 लाख क्यों मारा होगा? क्या वहाँ यहाँ से करोड़ों की संख्या में पलायन हुआ था? दरअसल ये एक झूठ है और सच्चाई ये है कि रोमानी ही असली यूरोप के मालिक हैं और वही उनकी भाषा संस्कृत थी।